कहानी। असली चेहरा। अवंतिका से क्यों नफरत करने लगी थी उसकी दोस्त। नई कॉलोनी में आए मुझे काफी दिन हो गए थे, किंतु समयाभाव के कारण किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। इसी वजह से किसी से मेरी कोई खास जान पहचान नहीं हो पाई थी। स्कूल में टीचर होने के कारण मुझे घर से सुबह 8 बजे निकलना पड़ता और 3 बजे वापस आने के बाद घर के काम निपटाते निपटाते शाम हो जाती थी। किसी से मिलने जुलने की सोचने तक की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। मेरे घर से थोड़ी दूर पर ही अवंतिका का घर था। उसकी बेटी योगिता मेरे ही स्कूल में और मेरी ही कक्षा की विद्यार्थी थी। वह योगिता को छोड़ने बस स्टॉप पर आती थी। उससे मेरी बातचीत होने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम हो गया। फिर शाम को अवंतिका मेरे घर भी आने लगी। देर तक इधर उधर की बातें करती रहती। अवंतिका से मिलकर मुझे अच्छा लगता था। उसकी बातचीत का ढंग बहुत प्रभावशाली था। उसके पहनावे और साज श्रृंगार से उसके काफी संपन्न होने का भी एहसास होता था। मैं खुश थी कि एक नई जगह अवंतिका के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई है। योगिता वैसे तो पढ़ाई में ठीक थी पर अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी। जब पहले दिन मैंने उसे डांटते हुए होमवर्क न करने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पापा ने मम्मा को डांटा था, इसलिए मम्मा रो रही थी और मेरा होमवर्क नहीं करा पाई। योगिता आगे भी अक्सर होमवर्क करके नहीं लाती थी और पूछने पर कारण हमेशा मम्मा पापा का झगड़ा ही बताती थी। वैसे तो मात्र एक शिक्षिका की हैसियत से घर पर मैं अवंतिका से इस बारे में बात नहीं करती, पर वह चूंकि मेरी सहेली बन चुकी थी और फिर प्रश्न योगिता की पढ़ाई से भी संबंधित था, इसलिए एक दिन अवंतिका जब मेरे घर आई तो मैंने उसे योगिता के बार बार होमवर्क न करने और उसके पीछे बताने वाले कारण का उसे उल्लेख किया। मेरी बात सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने अपने घर की कमियां उजागर करूं, पर जब योग्यता से आपको पता चल ही गया है हमारे झगड़े के बारे में, तो आज मैं भी अपने दिल की बात कहकर अपना मन हल्का करना चाहूंगी। दरअसल मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है। उनकी बात बात पर मुझ में कमियां ढूंढने और मुझ पर चीखने चिल्लाने की आदत है। लाख कोशिश कर लूं पर मैं उन्हें खुश नहीं रख पाती। मैं उन्हें हर तरह से बेसलीकेदार लगती हूँ। आप ही बताएं, आपको मैं बेसलीकेदार लगती हूँ? क्या मुझे ढंग से पहनना ओढ़ना नहीं आता या मेरे बातचीत का तरीका अशिष्ट है? मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़े से, पर क्या करूँ, बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हारे पति से 2-4 बार बस स्टॉप पर मिली हूँ। उनसे मिलकर तो नहीं लगता कि वे इतने बुरे मिजाज के होंगे, मैंने कहा। किसी के चेहरे से थोड़े ही उसकी हकीकत का पता चल सकता है। हकीकत क्या है, ये तो उसके साथ रहकर ही पता चलता है, अवंतिका बोली। मैंने उसकी लड़ाई झगड़े वाली बात को ज्यादा महत्व न देते हुए कहा, तुमने बताया था कि तुम्हारे पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं। वे बाहर रहते हैं तब तो तुम्हारे पास घर के काम और योग्यता की पढ़ाई दोनों के लिए काफी समय होता होगा। तुम्हें योग्यता की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक के ख्याल रखने से क्या होगा? उसके पापा को तो किसी बात की परवाह ही नहीं होती। बेटी सिर्फ मेरी ही तो नहीं है, उनकी भी तो है। उन्हें भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समय नहीं है तो न पढ़ाएं, पर जब घर में है तब बात बात पर टोका टाकी कर मेरा दिमाग तो न खराब करें। मैं तो चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दिन वे टूर पर ही रहें, कम से कम घर में शांति तो रहती है। अवंतिका की बातें सुनकर मेरा मन खराब हो गया। देखने में तो उसके पति सौम्य सुशिक्षित लगते हैं, पर अंदर से कोई कैसा होगा, ये चेहरे से कहाँ पता चल सकता है। एक पढ़ा लिखा उच्च पदासीन पुरुष भी अपने घर में कितना दुर्व्यवहार करता है, ये सोच सोचकर अवंतिका के पति से मुझे नफरत होने लगी। अब अक्सर अवंतिका अपने घर की बातें बेहिचक मुझे बताने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे उससे सहानुभूति होने लगी कि इतनी अच्छी औरत की जिंदगी एक बदमिजाज पुरुष की वजह से कितनी दुखद हो गई। पहले जब कभी योगिता को बस स्टॉप पर छोड़ने अवंतिका की जगह योगिता के पापा आते थे, तो मैं उनसे हर विषय पर बात करती थी, किंतु उनकी सच्चाई से अवगत होने के बाद मैं कोशिश करती कि उनसे मेरा सामना ही न हो, और जब कभी सामना हो ही जाता तो मैं उन्हें अनदेखा करने की कोशिश करती। मेरी धारणा थी कि जो इंसान अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे सकता, उसकी नजरों में दूसरी औरतों की भला क्या अहमियत होगी। एक दिन अवंतिका काफी उखड़े मूड में मेरे पास आई और रोते हुए मुझसे कहा कि मैं 2000 योग्यता के स्कूल टूर के लिए अपने पास से जमा कर दूं। पति के वापस आने के बाद वापस दे देगी। चूंकि मैं योग्यता की कक्षाध्यापिका थी, इसलिए मुझे पता था कि स्कूल टूर के लिए बच्चों को 2000 देने हैं। अतः मैंने अवंतिका से पैसे देने का वादा कर लिया। पर उसका रोना देखकर मैं पूछे बगैर न रह सकी कि उसे पैसे मुझसे लेने की जरूरत क्यों पड़ गई। मेरे पूछते ही जैसे अवंतिका के सब्र का बांध टूट पड़ा। बोली, आपको क्या बताऊं मैं अपने घर की कहानी।
कैसे जिंदगी गुजार रही हूँ मैं अपने पति के साथ, बिल्कुल भिखारी बनाकर रखा है मुझे। कितनी बार कहा अपने पति से कि मेरा एटीएम बनवा दो ताकि जब कभी तुम बाहर रहो तो मैं अपनी जरूरत पर पैसे निकाल सकूं। पर जनाब को लगता है कि मेरा एटीएम कार्ड बन गया तो मैं गुलछर्रे उड़ाने लगूंगी, फजूल खर्च करने लगूंगी। एटीएम बनवा कर देना तो दूर, हाथ में इतने पैसे भी नहीं देते हैं कि मैं अपने मन से कोई काम कर सकूं। जाते समय 5,000 पकड़ा गए। कल 3,000 का एक सूट पसंद आ गया तो ले लिया। 1,000 ब्यूटी पार्लर में खत्म हो गए। रात में 500 का पिज्जा मंगा लिया। अब केवल 500 बचे हैं। अब देख लीजिए, स्कूल से अचानक 3,000 मांग लिए गए टूर के लिए तो मुझे आपसे मांगने आना पड़ गया। क्या करूं, दो ही रास्ते बचे थे मेरे पास, या तो बेटी की ख्वाहिश का गला घोटकर उसे टूर पर न भेजूं या फिर किसी के सामने हाथ फैलाऊं। क्या करती, बेटी को रोता नहीं देख सकती, तो आपके ही पास आ गई। अवंतिका की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। अगर 2 दिन के लिए पति 5,000 देकर जाता है तो वे कोई कम तो नहीं है, पर उन्हीं 2 दिनों में पति के घर पर न होते हुए उन पैसों को आकस्मिक खर्च के लिए संभाल कर रखने के बजाय साज श्रृंगार पर खर्च कर देना तो किसी समझदार पत्नी के गुण नहीं है। शायद उसकी इसी आदत की वजह से ही उसके पति एटीएम या ज्यादा पैसे एक साथ उसके हाथ में नहीं देते होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि पैसे हाथ में रहने पर अवंतिका इन्हीं चीजों पर खर्च करती रहेगी। पर फिर भी मैंने ये कहते हुए उसे पैसे दे दिए कि मैं कोई गैर थोड़े ही हूँ, जब कभी पैसों की ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो कहने में संकोच न करना। कुछ ही दिनों बाद विद्यालय में 3 दिनों की छुट्टी एक साथ पड़ने पर मेरे पास कुछ खाली समय था, तो मैंने सोचा कि मैं अवंतिका की इस शिकायत को दूर कर दूं कि मैं एक बार भी उसके घर नहीं आई। मैंने उसे फोन करके शाम को अपने आने की सूचना दे दी और निश्चित समय पर उसके घर पहुंच गई। पर डोरबेल बजाने से पहले ही मेरे कदम ठिठक गए। अंदर से अवंतिका और उसके पति के झगड़े की आवाजें आ रही थीं। उसके पति काफी गुस्से में थे। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरा सूटकेस ध्यान से पैक किया करो, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। हर बार कोई न कोई सामान छोड़ ही देती हो तुम। इस बार बनियान और शेविंग क्रीम दोनों ही नहीं रखे थे तुमने। तुम्हें पता है कि गेस्ट हाउस शहर से कितनी दूर है? दूर दूर तक दुकानों का नामो निशान तक नहीं है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो कि मुझे कितनी परेशानी और शर्म का सामना करना पड़ा वहां पर। इस बार तो मेरे सहयोगी ने हंसी हंसी में कह भी दिया कि भाभी जी का ध्यान कहाँ रहता है सामान पैक करते समय। देखो, तुम 4 दिन बाद घर आए हो, आते ही चीख चिल्ला कर दिमाग न खराब करो। तुम्हें लगता है कि मैं लापरवाह और बेसलीकेदार हूँ तो तुम खुद क्यों नहीं पैक कर लेते हो अपना सूटकेस, या फिर अपने उस सहयोगी से ही कह दिया करो आकर पैक कर जाया करे। मुझे क्यों आदेश देते हो? यह अवंतिका की आवाज थी। जब मुझे पहले से पता होता है कि मुझे जाना है तो मैं खुद ही तो पैक करता हूँ अपना सूटकेस, पर जब ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है कि मुझे जाना है तो मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं तुमसे कहूँ कि मेरा सूटकेस पैक करके रखना। मैं तुम्हें कार्यक्रम तय होते ही सूचित कर देता हूँ ताकि तुम्हें हड़बड़ी में सामान न डालना पड़े। इस बार भी मैंने 3 घंटे पहले फोन कर दिया था तुम्हें। जब तुम्हारा फोन आया था उसी समय मैंने चेहरे पर फेस पैक लगाया था। उसे सूखने में तो समय लगता है ना। जब तक वह सूखा तब तक तुम्हारा ऑफिस बॉय आ गया सूटकेस लेने, बस जल्दी में चीजें छूट गईं। इसमें मेरी इतनी गलती नहीं है जितना तुम चिल्ला रहे हो। गलती छोटी है या बड़ी ये तो नतीजे पर निर्भर करता है। 3 दिन मैंने बिना बनियान की शर्ट पहनी और अपने सहयोगी से क्रीम मांग कर शेविंग की। इसमें तुम्हें न शर्म का एहसास है और न अफसोस का। तुम्हें तो बस बात को तूल देने की आदत पड़ गई है। कोई दूसरा पति होता तो बीवी बच्चों से मिलने की खुशी में इन बातों का जिक्र ही नहीं करता, और तुम हो कि उसी बात को तूल दिए जा रहे हो। बात एक बार की होती तो मैं भी न तूल देता, पर यह गलती तो तुम हर बार करती हो। कितनी बार चुप रहूं? नहीं चुप रह सकते हो तो ले आओ कोई दूसरी जो ठीक से तुम्हारा ख्याल रख सके। मुझ में तो तुम्हें बस कमियां ही कमियां नजर आती हैं। टूर पर गए पति के पास पहनने को बनियान नहीं थी, दाढ़ी करने के लिए क्रीम नहीं थी अवंतिका की गलती की वजह से। फिर भी वह शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा बहस कर रही है। कैसी पत्नी है ये? अवंतिका का असली रूप उजागर हो रहा था मेरे सामने। अंदर के माहौल को सोचकर मैंने उल्टे पांव लौट जाने में ही भलाई समझी। पर ज्यों ही मैंने लौटने के लिए कदम बढ़ाया, अंदर से गुस्से में बड़बड़ाते उसके पति दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। दरवाजे पर मुझे खड़ा देख उनके कदम ठिठक गए। बोले, अरे मैम, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, कहकर दरवाजे के एक किनारे खड़े होकर उन्होंने मुझे अंदर आने का इशारा किया। साथ ही अवंतिका को आवाज दी, अवंतिका देखो नेहा मैम आई हैं। मुझे देखते ही अवंतिका खुश हो गई।
उसके चेहरे पर कहीं भी शर्मिंदगी का एहसास न था कि कहीं मैंने उनकी बहस सुन तो नहीं ली है। किंतु उसके पति के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव साफ नजर आ रहा था। अवंतिका के घर के अंदर पहुंचने से पहले ही पति पत्नी के झगड़े को सुन खिन्न हो चुका मेरा मन अंदर पहुंचकर अवंतिका के बेतरतीब और गंदे घर को देखकर और खिन्न हो गया। अवंतिका के हर पल सजे संवरे व्यक्तित्व के ठीक विपरीत उसका घर अकल्पनीय रूप से अस्तव्यस्त था। कीमती सोफे पर गंदे कपड़े और डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तनों के साथ साथ कंघी और तेल जैसी वस्तुएं भी पड़ी हुई थी। योगिता का स्कूल बैग और जूते ड्राइंग रूम में ही इधर उधर पड़े थे। आज तो स्कूल बंद था, इसका मतलब ये सारा सामान कल से ही इसी तरह पड़ा है। बेडरूम का पर्दा खिसका पड़ा था, अतः न चाहते हुए वहां भी नजर चली ही गई। बिस्तर पर भी कपड़ों का अंबार साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि धुले कपड़ों को कई दिनों से तह करके नहीं रखा गया। उसके घर की हालत पर अचंभित मैं सोफे पर कपड़े सरकाकर खुद ही जगह बनाकर बैठ गई। आप आज हमारे घर आएंगी यह सुनकर योगिता बहुत खुश थी। बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी, पर अभी अभी सहेलियों के साथ खेलने निकल गई है, कहते हुए अवंतिका मेरे लिए पानी लेने किचन में गई तो पीछे पीछे उसके पति भी चले गए। मुझे साफ सुनाई दिया वे कह रहे थे, जब तुम्हें पता था कि मैम आने वाली हैं तब तो घर को थोड़ा साफ कर लिया होता। क्या सोच रही होंगी वे घर की हालत देखकर? मैम कोई मेहमान थोड़े ही हैं, कुछ भी नहीं सोचेंगी, तुम उनकी चिंता ना करो और जरा जल्दी से चाय पत्ती और कुछ खाने को लाओ, कह उसने पति को दुकान पर भेज दिया। उसके घर पहुंचकर मुझे झटके पर झटका लगता जा रहा था। मैं अवंतिका की गृहस्थी चलाने का ढंग देखकर हैरान हो रही थी। 2 दिन पहले ही अवंतिका मेरे घर से चाय पत्ती यह कहकर लाई थी कि खत्म हो गई है और तब से आज तक खरीद कर नहीं लाई। बार बार कहने और बुलाने के बाद आज पूर्व सूचना देकर मैं आई हूँ, फिर भी घर में चाय के साथ देने के लिए बिस्कुट तक नहीं। उसके पति के जाने के बाद मैंने सोचा कि अकेले बैठने से अच्छा है अवंतिका के साथ किचन में ही खड़ी हो जाऊं। पर किचन में पहुंचते ही वहां जूठे बर्तनों का अंबार देख और अजीब सी दुर्गंध से घबरा कर वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठने में ही भलाई समझी। मेरा मन बुरी तरह उचट चुका था। मैं समझ गई थी कि अवंतिका उन औरतों में से है जिनके लिए बस अपना साज श्रृंगार ही महत्वपूर्ण होता है। घर के काम और व्यवस्था से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता और उन पर कोई उंगली न उठा पाए, इसके लिए वे सबके सामने अपने को बेबस और लाचार सिद्ध करती रहती हैं और सारा दोष अपने पति के मत्थे मर देती हैं। उसके घर आने के अपने निर्णय पर मुझे अफसोस होने लगा था। हर समय सजी संवरी दिखने वाली अवंतिका के घर की गंदगी में घुटन होने लगी थी। चाय के कप पर जमी गंदगी को अनदेखा कर जल्दी जल्दी चाय का घूंट भर कर मैं वहां से निकल ली। वहां से वापस आकर मेरी सोच पलट गई। उसके घर की तस्वीर मेरे सामने स्पष्ट हो गई थी। अवंतिका उन औरतों में से थी जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने पति को दूसरों के सामने बदनाम करती हैं। अवंतिका के पति एक सौम्य, सुशिक्षित और सलीकेदार व्यक्ति थे। निश्चित ही वे घर को सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से सजाने के शौकीन होंगे, तभी तो अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने घर में कीमती फर्नीचर, पर्दों और शोपीस पर खर्च किया था। पर उनके रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी तो अवंतिका की ही होगी। पर अवंतिका के स्वभाव में घर की सफाई और सुव्यवस्था शामिल नहीं थी। इसी वजह से उसके पति नाखुश और असंतुष्ट होकर उस पर अपनी खींच उतारते होंगे। सुबह सवेरे घर छोड़कर काम पर गए पतियों के लिए घर एक आरामगाह होता है। वहां के लिए शाम को ऑफिस से छूटते ही पति ठीक उसी तरह भागते हैं जैसे स्कूल से छूटते ही छोटे बच्चे भागते हैं। बाहर की आपाधापी भागदौड़ से थका पति घर पहुंचकर अगर साफ सुथरा घर और शांत माहौल पाता है तो उसकी सारी थकान और तनाव खत्म हो जाता है। पर अवंतिका के अस्त व्यस्त घर में पहुंचकर तो किसी को भी सुकून का एहसास नहीं हो सकता है। जिस घर के कोने कोने में नकारात्मकता विद्यमान हो वहां रहने वालों को सुकून और शांति कैसे मिल सकती है? सुबह से शाम तक ऑफिस में खट्टा पति अपनी पत्नी के ही हाथों दूसरों के बीच बदनाम होता रहता है। अवंतिका के घर से निकलते वक्त मेरी धारणा पलट चुकी थी। अब मेरे अंदर उसके पति के लिए सम्मान और सहानुभूति थी और अवंतिका के लिए नफरत। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें।